Hello student, welcome to this TCP and IP lecture. Last lecture we discuss about the network architecture and standard. आज हम लोग देखेंगे OSI मॉडल। अब ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर में लेयर्ड वाइज लेयर बाय लेयर हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो डेटा आपको सेंड करना होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसमें लेयर वाइज लेयर हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। तो वो लेयर वाइज लेयर जो प्रोसेस होती है, तो ये उस लेयर वाइज लेयर में यहाँ पे OSI मॉडल में एक टाइप का मॉडल बनाया हुआ है। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, कि आर्किटेक्चर मीन्स इट इज द वन टाइप ऑफ ए फ्रेमवर्क। इन दैट फ्रेमवर्क लेयर बाय लेयर डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये OSI जो मॉडल है, इस OSI मॉडल में भी लेयर वाइज लेयर कुछ लेयर्स डिफाइन होते हैं। उस लेयर में हर एक लेयर का एक पर्टिकुलर अपना अपना फंक्शन होता है और उसके थ्रू जो डेटा है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में पास होता है। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये OSI मॉडल जो है ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये OSI मॉडल क्यों बनाया गया था। तो इसके लिए हम लोग चलते थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इसके बारे में कि जो नेटवर्क होता है, जो सबसे पहला जो नेटवर्क बना था, जो सबसे पहले नेटवर्क बना था इन लेट 1960 में द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वो नेटवर्क क्रिएट किया था। एंड द नेम ऑफ दैट नेटवर्क इज कॉल्ड द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम लोग आरपा नेट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो ये नेटवर्क बनाया था, इसके पीछे का इनका मेन पर्पस था कि उन्हें क्या करना था कि एक लिंक जो होती है, इनिशियली पर्पस वाज टू लिंक कंप्यूटर एट पेंटागन फाउंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओवर द टेलीफोन लाइन। इन्होंने क्या किया था कि एक लिंक क्रिएट किया था और कंप्यूटर टू कंप्यूटर वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते थे। ये आगे चल के बहुत सारी इसमें यूज आया। at the height of the Cold War, military commanders were seeking a computer communication system without a central core, with no headquarter or base of operation that could be attacked or destroyed by enemy। तो जो डेटा होता था ये कॉन्फिडेंशियली डेटा होता था और ये कॉन्फिडेंशियल डेटा कोई हैक न कर सके। तो उन्होंने क्या एक प्रकार का नेटवर्क जो डेवलप किया था, जो फर्स्ट नेटवर्क डेवलप किया था जिसको ARPANET, जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करते थे। अब डे बाय डेज ये जो डेटा है, ये जो डेटा ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस थी, ये कई लोगों को, कई वेंडर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, उन लोग को ये पता चलना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही उन लोगों को ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो वो जो इंफॉर्मेशन के बेस पे हर एक जो वेंडर है, वो वेंडर ने क्या किया, अपना अपना एक नेटवर्क तैयार किया। जैसे कि ये जो फर्स्ट नेटवर्क ARPANET इन्होंने बनाया था, इसी का जस्ट डुप्लीकेट नेटवर्क हर एक कंपनी, हर एक वेंडर्स को जैसे जैसे पता चला उस टाइम के जो IBM, इस टाइप के जो कंपनीज थी, IBM डीलिंग, ये इस टाइप की जो कंपनीज होती है, ये कंपनी ने क्या किया, अपना अपना नेटवर्क का अपना अपना एक नया प्रोटोकॉल बनाना, एक नया नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि जब सब लोगों ने अपना अपना नेटवर्क बनाया और वो नेटवर्क को जब एक दूसरे कंपोनेंट के साथ में या एक दूसरे डिवाइसेस के साथ में उसको कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के टाइम पे प्रॉब्लम ये आया कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। अब मान लो अगर आपके घर में IBM के कंप्यूटर्स है और आपने क्या किया है, IBM के कंप्यूटर्स आपने लगाए हैं, नेटवर्किंग डिवाइस जो आपने लगाया है वो भी IBM का लगाना पड़ेगा आपको। इस टाइप से अगर मैं उसके जगह पे डी-लिंक का या दूसरे कंपनी का डिवाइस यूज करता हूँ, तो वो डिवाइस उस डिवाइस के साथ में जो दूसरे कंपनी का डिवाइस है, वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। सो ये एक बहुत बड़ा बैरियर था। जब भी नेटवर्क मुझे क्रिएट करना है, जब भी उस टाइम पे किसी को नेटवर्क क्रिएट करना होता था, तो उसे क्या करना पड़ता था, कंपनी डिपेंडेंट रहना पड़ता था, मतलब वेंडर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। उसी कंपनी का आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता था। मतलब अगर आपने सिस्टम परचेस किया है, तो उसी कंपनी का आपको नेटवर्किंग डिवाइस, केबल्स, ये बाकी के जो भी नेटवर्किंग डिवाइस लगते, ये सब आपको उसी कंपनी का लेना पड़ता था। अब ये बहुत बड़ा बैरियर था। तो इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए
जो नेक्स्ट जो हमारा दैट इज इन 1984 द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग आईएसओ बोलते हैं, इन्होंने डेवलप किया ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अब ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल जब इन्होंने डेवलप किया तो ये मॉडल डेवलप करने के टाइम पे उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स सेट किए और अकॉर्डिंग टू दैट रूल अब सभी कंपनीज को ये कह दिया गया कि आपको वही रूल्स को फॉलो करना है, आप दूसरे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकेंगे। सो इन्होंने जो ओएसआई मॉडल्स बनाया, वो क्या ओएसआई मॉडल्स के अंदर में इन्होंने क्या किया कि ये जो ओएसआई मॉडल होता था ये सिर्फ डिजाइन होता था स्टैंडर्ड फॉर दी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सो दैट दे कुड बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये इस तरीके का एक मॉडल बनाया गया कि ये हर एक जो डिवाइस है वो कोई भी कंपनी का आप डिवाइस ले लो, वो हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेगा। अब इट डिवाइड्स द नेटवर्क आर्किटेक्चर इनटू द 7 लेयर्स। तो उन्होंने इस ओएसआई मॉडल के अंदर में 7 लेयर्स क्रिएट किए और वो लेयर के बेस पे इन्होंने वो ओएसआई मॉडल बनाया जिसमें कि ये जो लेयर्स होते थे ये टॉप टू बॉटम, एंड द लेयर्स क्या क्या थे उसमें, इसमें जो 7 लेयर्स बताए हुए हैं वो है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये 7 टाइप के लेयर्स उन्होंने बनाए और इसी लेयर के बेस पे जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं वो कम्युनिकेशन एज ए रेफरेंस, ये देखिए यहाँ पे जो ओएसआई मॉडल है ये ओएसआई मॉडल एज ए रेफरेंस करके यूज होता है, एज ए रेफरेंस करके हम लोग इसको यूज करते हैं। सो इन्होंने एक रेफरेंस बनाया और सभी वेंडर्स को कहा कि आप जब भी अपना नेटवर्किंग डिवाइस बनाओगे तो वो इस ओएसआई मॉडल के रेफरेंस मॉडल को यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसको अवेलेबल नहीं होने दिया जाएंगे, उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा करके हम लोग आईएसओ सर्टिफाइड करके, ये कई बार ये वर्ड सुना होगा। सो ये ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं। अब हम लोग उसको एक एक लेयर्स करके हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सी लेयर्स होते हैं। इस ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं और ये जो 7 लेयर्स है ये हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हर एक लेयर अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि इन ओएसआई मॉडल देयर इज ए 7 लेयर्स। सो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है इसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं और जो सबसे लास्ट का लेयर होता है दैट इज द फिजिकल लेयर होता है। तो यहाँ पे 2 वे से जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म होता है और हर एक लेयर अपना अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन प्ले करता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि ये फंक्शंस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपने जैसे देखा है, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो ओएसआई मॉडल होता है ये 2 टाइप के फंक्शंस बेसिकली परफॉर्म करता है। एक तो जब टॉप टू बॉटम आप आते हो तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होती है, और जब आप बॉटम टू टॉप जाते हो दूसरे साइड में तो वहां पे डी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है। ये इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस क्या होती है, एक प्रकार का ये लेयर वाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। एक एक लेयर करके यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस लेयर के बेस पे हर लेयर का अपना खुद का एक फंक्शन डिफाइन होता है और वो फंक्शन वो लेयर परफॉर्म करता है। आपने जैसे कि एग्जांपल, मैं ऑनियन का एग्जांपल लेता हूँ, आपने ऑनियन देखा होगा, उस ऑनियन में कई सारे लेयर्स दिए होते हैं। अगर आप ऑनियन को कट करेंगे तो आपको हर एक लेयर दिखेगी, तो हर एक लेयर एक के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, इस टाइप से लेयर वाइज लेयर वो ऑनियन क्रिएट होता है। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होती है। जब आप इस ओएसआई मॉडल में देखते हो तो इस ओएसआई मॉडल में जनरली एप्लीकेशन लेयर जो भी आपका मेन डेटा होता है वो प्रेजेंटेशन के अंदर में रहता है। प्रेजेंटेशन के ऊपर में सेशन लेयर का एक फीडर लगता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फीडर लगता है, फिर ये पूरा का पूरा जो डेटा है उसमें नेटवर्क का एक फीडर लगता है, उसके बाद में डेटा लिंक का एक फीडर लगता है और फाइनली वो एक फिजिकल का हीडर लगने के बाद वो सब रॉ बिट में कन्वर्ट हो जाता है और विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया जिसको हम लोग गाइडेड और अनगाइडेड, जिसको हम लोग वायर्ड और वायरलेस तो फॉर्मेट में यूज करते हैं, वो यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह की ओर वो ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे की जगह पे यहाँ पे आता है। और सेकेंडली फिर जब सेकंड साइड पे आता है तो वो सभी की लेयर्स एक बार एक सब निकलना स्टार्ट होती है एंड फाइनली आपको जो भी आपका मेन डेटा होता है वो आपको एप्लीकेशन लेयर पे मिल जाता है।
अब हम लोग इस सभी लेयर्स के जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लेयर के सभी फंक्शंस हम लोग देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल लेयर से। अब ये फिजिकल लेयर्स, ये जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है जिसको हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं, ये फिजिकल लेयर एक्चुअली, ये जो लेयर है इसको हम लोग देख सकते हैं कि इज विजिबल टू अस। अब यूजर इसको देख सकता है, तो यूजर कैसे क्या देख सकता है, बिकॉज ये फिजिकल लेयर्स पे जो भी डिवाइसेस लगते हैं वो डिवाइसेस, केबल, कनेक्टर्स, ये सभी जो होते हैं ये सब इस फिजिकल डिवाइस के अंदर में आता है। अब ये फिजिकल डिवाइसेस में क्या होता है कि ये जो भी है इसमें वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू मूव डेटा फ्रॉम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अक्रॉस द ट्रांसमिशन मीडिया। ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं इसको ये कैरी करता है थ्रू दिस ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया में ये जो सिग्नल्स होता है ये एनालॉग भी हो सकता है या ये डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। इस प्रकार से ये एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब ये फिजिकल लेयर का जो मेन फंक्शन होता है ये रॉ बिट क्रिएट करता है। रॉ बिट का कंसेप्ट ये है कि ये 0 एंड 1 की स्ट्रीम क्रिएट करता है। फाइनली जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। इससे कुछ फंक्शंस दिए हुए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेसेस एंड मीडियम। इसका जो मेन फंक्शन होता है जैसे ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें इसको हम लोग देख सकते हैं केबल, कनेक्टर्स। उसके बाद ये रॉ बिट में कन्वर्ट होता है जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बीट्स, ये जनरली परफॉर्म करता है सेंडर एंड रिसीवर। क्लॉक पल्स में सिंक्रोनस एंड एनसिंक्रोनस, ये इस टाइप की कुछ फंक्शनलिटीज देखता है। प्लस पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है। उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज इस पे आता है। इसको जब आप फिजिकल लेयर की बात करेंगे तो जो टोपोलॉजीज है वो टोपोलॉजीज भी हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं। उस टोपोलॉजीज के बेस पे एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा मूव होता है फॉर फिजिकल मीडिया में। और जो ट्रांसमिशन मोड है ये जनरली बेस्ड करता है इसी इस पे, दैट इज द फिजिकल लेयर पे। अब ट्रांसमिशन जो मोड होते हैं वो तीन टाइप के हैं, दैट इज सिंपल, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो इस तरीके से ये फिजिकल लेयर ये फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट जो लेयर होती है दैट इज द डेटा लिंक लेयर, या इसी को हम लोग होस्ट टू होस्ट लेयर बोलते हैं। अब ये मेन फंक्शन जो डेटा लिंक लेयर का होता है कि ये जो डेटा लिंक लेयर होती है ये फ्रेम क्रिएट करता है। फ्रेम मतलब क्या होता है एक्चुअली, इस एक जो फ्रेम होता है यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो कुछ फोकल्स पे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसमें फ्रेम के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसपे हम लोग उसको बोलते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज द प्रीएम्बल। उसके बाद में सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसके बाद में होता है डेटा, और डेटा के बाद में जो लास्ट जो होता है दैट इज द लास्ट इज द एफसीएस, दैट इज द फ्रेम चेक सीक्वेंस। इस टाइप से ये जो डेटा लिंक लेयर होता है इसमें फ्रेम बनता है। और ये फ्रेम जो होता है दैट इज मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड दैट इज वन होप टू द नेक्स्ट। अब इसमें जो डेटा लिंक लेयर होता है इसमें आपका फिजिकल एड्रेस रहता है एंड दैट फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड द मैक एड्रेस। ये फिजिकल एड्रेस जो होता है वो 48 बिट हेक्साडेसिमल होता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये 48 बिट हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है इसी को हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। अब ये क्या, इसमें जो डेटा लिंक लेयर होता है इसमें आपका फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। फ्लो कंट्रोल में आपका जो स्ट्रीमिंग होता है, जो बीट ट्रांसफर होता है वो इस डेटा लिंक लेयर के थ्रू होता है। एरर कंट्रोल होता है इसमें, जैसे कि एरर जो भी जनरेट होता है जब बीट वाइज डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें अगर कुछ एरर तो नहीं है वो चेक करने का काम करता है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल होता है जिसमें कि जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है वो बीट के फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से ये जो डेटा लेयर होता है इसके कुछ फंक्शन जो हम लोगों ने अभी देखे कि ये डेटा लेयर लिंक लेयर जो होता है उसमें ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। मेन जो इनका इसका फंक्शन होता है ये होता है कि ये फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, दैट इज द मैक एड्रेस जनरेट करता है। उस मैक एड्रेस ये जो होता है ये किसी भी सिस्टम का हार्डवेयर एड्रेस या जो परमानेंट एड्रेस जो होता है वो होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेयर है, जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज आपका जो नेक्स्ट लेयर है वो है आपका
नेटवर्क लेयर। अब इस नेटवर्क लेयर में आप जो देखते हैं तो ये नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल एड्रेस। ये इसका जो मेन फंक्शन है, ये नेटवर्क लेयर है, इसमें आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है। अब ये जो लॉजिकल एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस को ही हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। होता है आपका लॉजिकल एड्रेस, यहीं पे आपको लॉजिकल एड्रेस मिलता है और यहीं पे हमारी जो राउटिंग है, ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म होता है। राउटिंग का मतलब होता है डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब डेटा हमारा जाता है तो वो किस टाइप से जाता है, और यहाँ पे जो डिवाइस, जो फिजिकल डिवाइस यूज होता है दैट इज द राउटर। राउटर हम लोग इसी लेयर पे यूज करते हैं। आगे इसके पहले वाला जो लेयर हम लोगों ने देखा दैट इज दी डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में स्विच यूज होता है। इसके पहले वाला जो लेयर देखा हम लोगों ने दैट इज द फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर में आपका लैन कार्ड, केबल्स, ये सब यूज होते हैं। और इसमें जैसे कि आपका नेटवर्क लेयर, तो यहाँ पे हम लोग स्विच या राउटर यूज करेंगे और राउटर के थ्रू हम इसको जो डेटा है ये ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पे राउटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है दैट इज द आवर ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ इस ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज एक इस पे अगर आपने देखा है, कई बार हम लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्यों इसको हम लोग हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं? बिकॉज इन अ ट्रांसपोर्ट लेयर जब जो डेटा ट्रांसफर होता है वो यहीं से डिसाइड होता है कि वो जो डेटा है वो किस टाइप से आगे फॉरवर्ड होने वाला है, किस टाइप से आगे जाने वाला है। सो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें दो प्रोटोकॉल काम करते हैं बेसिकली। एक होता है टीसीपी एंड दूसरा होता है यूडीपी, जिसका टीसीपी को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे टीसीपी यूडीपी क्या होता है। सो यहाँ पे जो टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा जो होता है यूडीपी जिसको बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो जो टीसीपी है, जो टीसीपी और यूडीपी, ये प्रोटोकॉल हम लोग हमारे सर्विस के बेसिस पे यूज करते हैं। अगर आपको जो भी आपका डेटा है उसको आपको रिलायबल डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करना है कि वो डेटा वहां जहां जब जा रहा है तो वो वहां परफेक्टली पहुंचे, इसको अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप टीसीपी के साथ में वो डेटा को सेंड करेंगे। दूसरा, अगर आपको डेटा वहां पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इसकी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आप डायरेक्ट यूडीपी के साथ में डेटा को सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो टीसीपी होता है वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू दी यूडीपी। यूडीपी इज दी फास्टर देन दी टीसीपी। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीसीपी रिलायबल डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। जब भी टीसीपी कोई डेटा ट्रांसफर करेगा तो उसके जब भी वो डेटा सेंडर से रिसीवर के पास में जाएगा तो रिसीवर उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है करके। ये जो टीसीपी जो होता है वो रिलेबल डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है, वाइल जो यूडीपी होता है उसमें आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है करके, उसको हम लोग अनरिलायबल डेटा डिलीवरी को प्रोवाइड करता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फंक्शंस है जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के, दैट द फंक्शन इज दी सेगमेंटेशन। यहाँ पे होता है जैसे कि आपका जो डेटा है वो डेटा काफी बड़ा है तो एक साथ उतना डेटा नहीं जाएगा, तो एक सेगमेंट वाइज उस डेटा को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और डिवाइड होने के बाद वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। उसके बाद में यहाँ पे रीअसेंबली होता है। अब रीअसेंबली क्या होता है कि अगर हमने सेगमेंट किया है इसको, तो जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहां पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रीअसेंबल करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन कंट्रोल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। तो जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एंड यूडीपी होता है ये कनेक्शन लेस होता है। यहीं पे हमारा फ्लो कंट्रोल ये भी मैनेज होता है कि किस टाइप से डेटा जाना है, और एरर कंट्रोल भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। इसके बाद वाला जो होता है दैट इज द सेशन लेयर। अब ये सेशन लेयर के जनरली तीन फंक्शन बेसिकली होते हैं, तीन फंक्शन बहुत मेन होते हैं। फर्स्ट, टू क्रिएट अ सेशन, सेकंड टू मेंटेन अ सेशन, एंड थर्ड टू टर्मिनेट अ सेशन। जनरली जब भी हम लोग डेटा
सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो सेशन लेयर होता है सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एक बार ये जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, देन इट मेंटेन दैट सेशन। क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि जब तक डेटा आपका पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक वो पूरा का पूरा जो सेशन है उसको मेंटेन करता है। और जब आपका एक बार डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसको टर्मिनेट करता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेशन लेयर। प्लस ये एक फंक्शन और परफॉर्म करता है, इट कीप डेटा सेपरेट। जो भी डेटा इसको अपर लेयर से मिलता है, जो इसको प्रेजेंटेशन लेयर से जो भी डेटा मिलेगा, वो डेटा को वो सेपरेट सेपरेट करके रखता है, ताकि आगे जाने के बाद वो डेटा मिले ना। क्योंकि हमने देखा है कि ये फिजिकल लेयर के बाद में ये रॉ बिट में पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तो आगे जाने के बाद ये 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। और अगर 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर सेपरेट करके हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे तो ये डेटा मिक्स हो सकता है। करके जो सेशन लेयर है वो सेपरेट करके रखता है उसको। उसके बाद में ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स डायलॉग्स को ये कम्युनिकेट करता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन की भी प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से ये सेशन लेयर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर जनरली क्या करता है कि ये प्रेजेंटेशन लेयर का एक मेन जो इसका मेन फंक्शन होता है कि जो मशीन फॉर्मेट है उसको यूजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और जो यूजर फॉर्मेट होता है उसको मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सो जो ये यूजर फॉर्मेट है, अगर आपने देखा है तो एप्लीकेशन लेयर ये यूजर फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को वो मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन साइड में क्या करता है, ये जो मशीन फॉर्मेट है उसको यूजर फॉर्मेट में करता है। तो ये जो फंक्शन है ये प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन है। ये जो भी चीजें हैं इसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ये प्रेजेंट करता है, इसलिए इसको प्रेजेंटेशन लेयर का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लो अगर आपने यहाँ पे कुछ डेटा एप्लीकेशन लेयर से अगर आपने यहाँ पे कुछ म्यूजिक फाइल सेंड की है, या म्यूजिक फाइल आप सेंड कर रहे हो, तो उसको मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा, जिसमें हम लोग .mp3 इस टाइप से वो म्यूजिक फाइल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद अगर आपने उसमें अगर आपने डेटा अगर कुछ सेंड करके रखा हुआ है, अगर डेटा है आपका, तो वो डेटा अगर आपका फोटो है या कुछ टेक्स्ट फाइल है, तो उसको उस मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद ये जो इसका जो मेन है, यहाँ पे आपका जो डेटा है, ये डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये होता है। जो भी डेटा आप यहाँ से सेंड करते हो वो डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है या डिक्रिप्ट यहीं पे किया जाता है, और डेटा को कॉम्प्रेस भी यहाँ से किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर। अब ये एप्लीकेशन लेयर का क्या फंक्शन होता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द GUI, दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी लेयर पे हर एक यूजर कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि हम जो भी सिस्टम यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो हम लोग इसी लेयर पे काम करते हैं। हमें बाकी लेयर्स पे हमें हमें पता नहीं चलता है वो इंटरनली कैसे काम कर रही है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये आपका GUI प्रोवाइड करता है, दैट इज द यूजर ग्राफिकल इंटरफेस। और यहाँ से पूरी की पूरी प्रोसेस हम लोग अपने लैंग्वेज में, मतलब जो हमें अंडरस्टेबल है, यूजर को अंडरस्टैंडेबल है, उस लैंग्वेज में जो भी है उस टाइप से हम लोग उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं, और वो डेटा को हम लोग ऐसे सेंड करते हैं। फिर इंटरनली वो अगले अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और फिर हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज द application layer, and in this application layer user level services is provided. So this is all about the function of the layers। जो आपने यहाँ पे लेयर देखा उसके फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं होस्ट एंड मीडिया लेयर्स। ये बहुत ध्यान में रखने वाले, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। सो देखिए, जब भी आपका डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम आता है, तो यहाँ पे उसको 7 लेयर्स के थ्रू डेटा पास होता है वन बाय वन। तो जब वो एप्लीकेशन लेयर पे रहता है तो इस डेटा को हम लोग डेटा ही कहेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर पे है उसको भी हम लोग डेटा ही कहेंगे, और सेशन लेयर पे तब भी हम उसको डेटा ही कहेंगे। लेकिन जैसे ये सेशन लेयर के पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो भी डेटा आता है उसमें एक हीडर अटैच होता है, दैट इज TCP और UDP का, तब वो बन जाता है आपका सेगमेंट। अब मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डेटा सेंड किया, उसमें TCP का हीडर अटैच किया, ये पूरा का पूरा हीडर और ये डेटा
आपके नेटवर्क लेयर में आता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, उसको फिर से एक लेयर और चढ़ा देता है, और उस लेयर चढ़ने के बाद में वो उस लेयर का फंक्शन होता है, उससे वो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है फ्रॉम सोर्स एंड डेस्टिनेशन मशीन की, और उसको हम लोग कहते हैं पैकेट। मतलब अगर नेटवर्क लेयर की बात है तो नेटवर्क लेयर में क्या काम करेगा, पैकेट काम करेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो पैकेट है जब डेटा लिंक लेयर में आता है तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अपना एक लेयर उस पर चढ़ा देता है, एंड दैट इज द फिजिकल एड्रेस, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। तब वो बन जाता है आपका फ्रेम्स। तो डेटा लिंक में जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। एंड लास्ट जब वो फिजिकल लेयर पे आता है तो फिजिकल लेयर पे वो हो जाता है बिट्स। सो इस तरीके से ये आपका OSI मॉडल जो है वो वर्क करता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये OSI मॉडल में जो आपको मैंने इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन बताया था वो किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम लोग देखते हैं अभी। सो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शंस और उसके जो कुछ प्रोटोकॉल्स है उसमें क्या क्या चीजें होती है वो सब कुछ यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि ये है एप्लीकेशन लेयर। सो ये एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है कि इट इज द GUI कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ये GUI एप्लीकेशन है, इसमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड होता है, जिसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स इसमें काम करते हैं, जिसमें कि टेलनेट, FTP, SMTP, HTTP, ये जो भी सभी प्रोटोकॉल है, ये सभी प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि आप कोई मेल सेंड करते हो तो हम लोग SMTP यूज करते हैं, वेब पेज आप एक्सेस करते हो कोई ब्राउजर से तो वो HTTP यूज होता है। उसके बाद में DNS होता है कि जब भी आप किसी भी सर्वर का एड्रेस लेते हो तो उसमें आपका जो डोमेन नेम होता है उसके साथ में उसका IP एड्रेस होता है। तो इस तरीके से ये सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में आपका यूजर फॉर्मेट को मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और मशीन फॉर्मेट को यूजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। प्रेजेंटेशन के बाद में सेशन लेयर, ये तीन फंक्शन जैसे कि मैंने बताया था कि सेशन क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है, प्लस की डेटा को सेपरेट करके रखता है। उसके बाद में ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे TCP और UDP इस टाइप के जो दो प्रोटोकॉल होते हैं वो रिलायबल और अनरिलायबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में नेटवर्क जो होता है, यहाँ पे कई सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं क्योंकि ये बेसिकली डील करता है आपके IP एड्रेस के साथ में, जिसमें कि आपका IP एड्रेस है, ARP है, RARP, ICMP, IGMP, ये सब प्रोटोकॉल्स इस पे काम करते हैं। ये सभी प्रोटोकॉल्स जो है इन फ्यूचर वाले वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में लेंगे। उसके बाद में जो डेटा लिंक लेयर होता है, ये डेटा लिंक लेयर को में आपका स्टैंडर्ड जो होता है, जिसमें कि हम लोगों ने IEEE यहाँ पे कुछ दिख रहा है, IEEE 802 का स्टैंडर्ड दिख रहा है। अब 802.3 ये जो IEEE का जो 802 है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, नेटवर्किंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें कि बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड हम कोई ना कोई डिवाइस यूज करते हैं, और ये आपको हर एक डिवाइस के जो स्टैंडर्ड्स है ये इसी IEEE 802 से ही हम लोग उस डिवाइस को एक्सेस करते हैं। उसके बाद में लास्ट दैट इज द फिजिकल लेयर, जिसमें आपका देखिए कि केबल है, फाइबर केबल है, उसके बाद में इथरनेट केबल है, कोएक्सियल केबल है, इस टाइप के जितने भी आपके केबल्स या वायरलेस जो भी चीजें होती है, ये सब आपकी इस फिजिकल लेयर्स के थ्रू ही परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से आपका OSI लेयर ये काम करता है। अब यहाँ पे जो OSI लेयर है, इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, एक इनकैप्सुलेशन और दूसरा डी इनकैप्सुलेशन। अब वो कैसे होता है वो देख लेते हैं हम लोग, इसकी प्रीवियस वाली स्लाइड में चलते हैं, इसमें क्या आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस वाले स्लाइड में हम लोग आएंगे। अब देखिए जैसे कि ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम में आपका ये जो OSI लेयर से 7 लेयर से समझ लो ये एक टाइप का आपका सेंडर हो गया और ये दूसरा है आपका रिसीवर हो गया। ये इसको हम लोग सेंडर और ये रिसीवर है। तो अब यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है और इस साइड में एक सिस्टम लगा हुआ है। मान के चलो कि आपको आपके यहाँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को आपको कुछ मेल ट्रांसफर करना है, तो ये जो मेल जो आप ट्रांसफर करोगे
सो ये लेयर वाइज यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मान लो आपने मेल कंपोज किया इस एप्लीकेशन लेयर पे। मेल कंपोज करने के टाइम पे उस मेल में आपने कुछ नोट्स आपने डाले, जैसे वर्ड फाइल डाल दी, उसमें एक म्यूजिक फाइल डाली, और उसके बाद में आपने एक फोटोज उसमें अटैच किया मेल पे और उसको सेंड किया। तो जब आप ये प्रोसेस परफॉर्म करोगे तब आप एप्लीकेशन लेयर पर रहोगे। अब ये एप्लीकेशन लेयर से जब आपने डेटा सेंड किया तो ये आया प्रेजेंटेशन लेयर पे। और प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हुआ है कि जैसे ही आपने इस प्रेजेंटेशन लेयर पे इसको डेटा को ट्रांसफर किया तो ये प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से आई हुई इंफॉर्मेशन चेक करेगा, और उस इंफॉर्मेशन में चेक करेगा कि आपने 3 चीजें भेजी है। जैसे कि आपने वर्ड फाइल भेजी है तो उसको डॉक्स में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद आपने फोटो भेजा है तो उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेगा। कुछ म्यूजिक फाइल आपने अटैच किए तो उसको MP3 में कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करने के बाद वो जो फाइल्स है उसके जो भी मशीन फॉर्मेट है वो सेशन लेयर के पास में भेजेगा। अब सेशन लेयर क्या करेंगे, उसके जो फाइल्स उसको मिली है तो वो फाइल्स को सेपरेट सेपरेट एक एक बॉक्स में उसको रख देगा और सेशन क्रिएट करेगा। ये वर्चुअली सेशन क्रिएट करता है आपके डेस्टिनेशन से या जो भी आपका रिसीवर उसके साथ में, और उसके बाद ये सेशन को मेंटेन करता है। अब उसके बाद यहाँ से इसके पास में जो भी डेटा आया इस सेशन लेयर के पास में वो उसको ट्रांसफर करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में आने के बाद क्या होगा, वो जो डेटा है पूरा का पूरा एक बॉक्स में रहेगा, उसके साथ में ये अपना एक हीडर अटैच करेगा, और वो ये डेटा उसको यहाँ से अब सेंड करना है डेस्टिनेशन पे, जिसके थ्रू हम लोग बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस में। तो वो क्या करेगा, ये इसको डिसाइड करेगा कि इसको हम लोग को रिलायबल भेजना है या अनरिलायबल डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करनी। अगर रिलायबल भेजना है तो वो TCP के साथ में भेजेगा, अनरिलायबल भेजना है तो UDP के साथ में भेजेगा। तो फिर वो क्या होगा कि अगर मान लो वो TCP के साथ में भेजना चाहता है तो ये डेटा के साथ में TCP का हीडर अटैच करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा नेटवर्क लेयर के पास में। नेटवर्क लेयर के पास में वो डेटा कहाँ पे आया है कि उसमें डेटा है, TCP का हीडर है, उसमें अपना और एक हीडर अटैच करेगा और यहाँ से उसको वो फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। फिजिकल एड्रेस दैट इज द IP एड्रेस जो होगा सोर्स इसका खुद का और डेस्टिनेशन का, इससे यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो पैकेट है वो आएगा डेटा लिंक लेयर के पास में। डेटा लिंक क्या करेगा, अपना एक पैकेट इसमें अटैच करेगा जिसमें कि वो अपना फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, और जो अपना और जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस उसमें वो अटैच करेगा। और अटैच करने के बाद ये जो डेटा है इसको ट्रांसफर करेगा फिजिकल लेयर के पास में। फिजिकल लेयर इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा जो डेटा है उसको रॉ बिट में कन्वर्ट करेगा, और थ्रू द फिजिकल मीडियम, जो भी फिजिकल मीडियम है उससे वो यहाँ से पूरा का पूरा डेटा डेस्टिनेशन या जो रिसीवर साइड में इसको सेंड करेगा। फिर जो ये रिसीवर साइड में आएगा तो ये क्या करेगा, फिजिकल लेयर में रॉ बिट का यहाँ पे कलेक्ट होंगे, ये डेटा लिंक लेयर के पास में जाएगा। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, अपना जो भी हीडर है उसको डीअटैच करेगा और जो डेटा है वो ऊपर में ट्रांसफर करेगा। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अपना IP का जो हीडर है उसको डीअटैच करेगा और जो डेटा है वो ऊपर वाले लेयर को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में जैसे ही वो डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा जो भी हीडर उसने TCP का लगाया था उसको डिटैच करेगा और ये डेटा सेशन लेयर के पास में भेजेगा। सेशन लेयर क्या करेगा, सेशन लेयर देखेगा कि ये डेटा यहाँ तक पहुंच गया है और पूरे के पूरे जो भी बीट्स है, जो पूरा का पूरा डेटा है वो पूरा कंप्लीट यहाँ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और एक बार जब यहाँ पे पूरा डेटा पहुंच जाता है तो ये क्या करेगा, अब ये सेशन को टर्मिनेट कर देगा। और उसके बाद फिर ये सेशन लेयर से जो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर इसको क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे जो भी ये यहाँ से डेटा मिला है इसको वो मशीन फॉर्मेट से यूजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली जो रिसीवर साइड में जो भी यहाँ पे आपने डेटा सेंड किया था तो वो सेंडर साइड से तो वो उस डेटा को जो भी फाइल सेंड हुई थी, जैसे कि आपने वर्ड फाइल भेजा था तो .x को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करेगा, कुछ इमेज थी JPG तो उसको इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, म्यूजिक थी तो म्यूजिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से ये OSI मॉडल जो है आपका वो काम करता है। तो इस तरीके से OSI मॉडल यहाँ से आपका डेटा सेंड होता है और दूसरे साइड से जो आपका डेटा है वो रिसीव होता है।
तो जो डेटा जहाँ से सेंड होता है उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, और जहाँ से डेटा रिसीव्ड होता है उसको हम बोलते हैं डी इनकैप्सुलेशन। सो दिस इज दी OSI मॉडल। आई होप सो आपको हर एक लेयर के फंक्शन और वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन लेके। ओके, बाय बाय।